मध्य प्रदेश डीएलएड वाले सभी मेरे प्यारे भैया बहनों का, जिन्होंने हिंदी भाषा शिक्षण यानी कि ये मात्र क्षेत्रीय भाषा शिक्षण है जो कि ऑप्शन आपको है। माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका जो पेपर होगा, ये पेपर कब होगा? 19 जून को पेपर होगा, ठीक है। और आज मैं आप सभी बच्चों को ये पेपर बता रहा हूँ 70 नंबर का, तो आपका ये पेपर आएगा। अब आपको हिंदी भाषा शिक्षण का पूरा पेपर याद कर लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है। और आपसे बस मेरा बार बार ये कहना होता है कि आप है ना, आपके लिए ही प्रयास और मेहनत में कर रहा हूँ, तो आप है ना वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपके लिए प्रयास और मेहनत हम लगातार करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो बिल्कुल सभी प्यारे भैया बहन क्या करें, अच्छे से इन प्रश्नों को पढ़ें, जिससे कि आप परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें, ठीक है। जैसा कि आप क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे होंगे और प्रश्न आपसे पूछा भी गया है कि वक्ता और श्रोता, देखिएगा, वक्ता और श्रोता के सम्मिलित व्यवहार को वाक की संज्ञा ये किस भाई साहब ने दी थी? प्यारे विद्यार्थियों, ये जो संज्ञा थी वो किसके द्वारा दी गई थी? स्किनर के द्वारा, ट्रेगर, रामचंद्र वर्मा ने, या फिर ब्लूमफील्ड ने? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ब्लूमफील्ड ने वक्ता और श्रोता के सम्मिलित व्यवहार को वाक की संज्ञा ये दी थी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ब्लूमफील्ड ने, ठीक है। तो ब्लूमफील्ड जो होगा आपका आंसर सही उत्तर हो जाएगा। तो ब्लूमफील्ड आप यहाँ पर करेक्ट लिख कर आएंगे। अगला क्वेश्चन परीक्षा में आएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बोलने के कौशल के विकास की किस गतिविधि में बालक किसी समस्या या विषय पर अपने विचार व्यक्त करता है? तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? विचार गोष्ठी में करता है। इसमें आंसर हो जाएगा आपका विचार गोष्ठी, ठीक है। तो विचार गोष्ठी आप लिखेंगे और याद आप कर लीजिएगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आपका अगला क्वेश्चन है कि मौन वाचन क्या कहलाता है? प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, जो मौन वाचन होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर देखिएगा, मन में पढ़ना। किस में पढ़ना? मन में पढ़ना, ये मौन वाचन का अर्थ होता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे मन में पढ़ना। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे सभी प्यारे भैया बहन, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लिए ही प्रयास और मेहनत कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स, आपके लिए ही ये मेहनत हो रही है ना। प्राथमिक कक्षाओं में गद्य शिक्षण का उद्देश्य होता है। तो प्राथमिक कक्षाओं में गद्य शिक्षण का जो उद्देश्य होता है वह उद्देश्य क्या होगा? लिखना है साहित्यिक भाषा को समझने, बोलने तथा लिखने की क्षमता का विकास, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सा वाला सही होगा। अगला प्रश्न देख लो, मौखिक अभिव्यक्ति के आकलन के लिए प्रभावी तरीका क्या होता है? प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, मौखिक अभिव्यक्ति के आकलन के लिए प्रभावी जो तरीका होता है ना, वो क्या होता है? नामों की पहचान और चित्र पढ़ना। तो दोनों ऑप्शन सही हैं, तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर सा करेंगे, ठीक है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है? माय डियर फ्रेंड्स, भाषा की जो सार्थक इकाई होती है ना, वो क्या होती है? वो शब्द होती है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? शब्द। कलात्मक रीति से सजी हुई भाषा जिसमें भावों की अभिव्यंजना ही कविता कहलाती है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो प्यारे विद्यार्थियों, श्याम सुंदर दास के द्वारा परिभाषा दी गई थी। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? लिखना है श्याम सुंदर दास। जिस वाचन को अध्यापक द्वारा किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो उसे आदर्श वाचन कहते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है आदर्श वाचन। अगला है, भाषा शिक्षण में दैनिक पाठ योजना को नाम से भी जाना जाता है। तो उसे किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर आप ऑप्शन दिया है कालखंडवार योजना के नाम से। व्याकरण शिक्षण की प्रणाली में छात्रों को पहले नियम बता दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा निगमन प्रणाली में, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? निगमन प्रणाली में छात्रों को पहले से नियम बता दिए जाते हैं। ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद आप कर लीजिएगा। अब देखिएगा, जो प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है ना, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रश्न क्या है आपका? निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। में आपकी परीक्षा में आएगा कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारत में प्रचलित विभिन्न भाषाओं से संबंधित है? तो प्यारे विद्यार्थियों, वह कौन सी अनुसूची हो जाएगी? तो इसमें आपको लिखना है, वह हो जाएगी अनुसूची 8वीं अनुसूची। तो इसमें आपको क्या लिखना है? 8वीं अनुसूची आपको लिखना है। बोलने के कौशल का क्या आशय होता है? तो बोलने के कौशल का आशय मैं बता देता हूँ, अपने विचारों को मौखिक रूप से स्पष्ट करना। क्या लिखना है?
इसका आंसर लिखना है अपने विचारों को मौखिक रूप से स्पष्ट करना। ये दूसरे का आंसर होगा ना। श्रव्य काव्य के कितने भेद होते हैं माय डियर फ्रेंड्स? श्रव्य काव्य के भेद आपको लिखना है। श्रव्य काव्य के 2 भेद होते हैं। अच्छे मूल्यांकन की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसमें आपको लिखना है वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता और व्यापकता। तो क्या क्या लिखेंगे आप? एक लिखेंगे आप वैधता, दूसरा आप लिखेंगे विश्वसनीयता। क्या लिखेंगे? विश्वसनीयता। ठीक है, विश्वसनीयता भी लिखेंगे। एक आप व्यापकता भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? व्यापकता। आकलन का क्या अर्थ होता है? तो इसमें लिखना है अधिगम प्रगति के बारे में जानकारी एकत्रित करना ही आकलन कहलाता है। क्या लिखना है? अधिगम प्रगति के बारे में जानकारी एकत्रित करना ही आकलन कहलाता है। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट आंसर करके आइएगा। ये प्रश्न थे जो कि आईएमपी के तौर पर मैंने बताए हैं। ये 2 सेट पेपर चैनल पर मैं अपलोड कर चुका हूँ। ये दूसरा सेट पेपर है। इसके बाद जो अगला सेट पेपर के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे वो अलग से आएगा। 2-3 नंबर वाले क्वेश्चन अलग से आएंगे, तो वो सभी बता दिए जाएंगे। बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।